तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल की टैब पे। आज हम क्लास 10th सिविक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में बेसिकली हमें दो कंट्रीज़ पे फोकस करना है। एक है श्रीलंका, दूसरा है बेल्जियम। बहुत ही ईजी चैप्टर है ये, बहुत ही अच्छे समझ में आने वाला है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक कर दें। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पावर शेयरिंग। सबसे पहले ओवरव्यू से देखते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम जानेंगे, पहले तो हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रखा है 9th क्लास में बहुत सारा। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि पहले तो हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में जो पावर्स होती है बेसिकली इंडिया में भी जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के पास डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, शेयर कर दी जाती है। अब हम जानेंगे दो ही स्टोरी है, बहुत ही छोटी छोटी, बहुत ही ईजिली आपको समझ में आने वाली है। एक बेल्जियम की, एक श्रीलंका की। इन दोनों कंट्रीज़ के बारे में हम जानेंगे, वहाँ पे कैसे पावर शेयर हुआ उसके बारे में हम जानने वाले इस पूरे चैप्टर में। चैप्टर बहुत ही ईजी है, बहुत ही मज़ा आने वाला है और 2 पार्ट में कंप्लीट होने वाला है। स्टार्ट करते हैं हमारा बेल्जियम से। बेल्जियम is a small country in Europe, smaller in area than state of हरियाणा। इंडिया के हरियाणा से भी छोटा है बेल्जियम जोग्राफिकली साइज में। वो बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग के थ्रू। आपके पास अगर वर्ल्ड मैप होगा तो उसमें आप देख सकते हो यूरोप में जब आप देखोगे तो वहाँ पे बेल्जियम होगा और उसके आसपास सराउंडेड में फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग कंट्रीज़ होंगी जिसके साथ बेल्जियम बॉर्डर शेयर करता है। उसकी पॉपुलेशन की बात करें तो 1 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन है, जो कि हरियाणा से हाफ है, आधी है। वहाँ के इथनिक कंपोजिशन की अब बात करें कि वहाँ पे क्या कैसे लोग हैं और वो क्या क्या बोलते हैं, मतलब भाषा, लैंग्वेज। 59% लोग जो हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच बोलते हैं। आपको मैप के थ्रू समझाना चाहूँगा मैं। ये देखिए, ये है बेल्जियम का मैप, ठीक है। ये है हमारा डच स्पीकिंग फ्लेमिश, येलो कलर का। ये येलो कलर आपको दिख रहा है, ये डच बोलते हैं। ऊपर में जो है वो डच बोलते हैं फ्लेमिश रीजन के, ठीक है। और नीचे आगे हमारे फ्रेंच बोलने वाले वैलोन रीजन में रहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और बोलते हैं डच भाषा बोलते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। और 40% लोग हैं जो वैलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। कौन से रीजन में? ये रेड कलर का जो दिख रहा है ना आपको, वैलोन, ये रीजन को वैलोन बोला जाता है, ऊपर वाले को फ्लेमिश। यहाँ पे रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, ऊपर में डच, नीचे में फ्रेंच। 1% लोग जो बचे वो जर्मन बोलते हैं, वो उनकी माइनॉरिटी, वो कम बोलते हैं, कम लोग हैं। ये हो गया हमारा बेसिकली पूरे बेल्जियम का, ठीक है। पूरे बेल्जियम का एक बार और मैं समझाऊं तो ऊपर में फ्लेमिश येलो कलर का, वो डच बोलते हैं, फ्लेमिश रीजन है, मतलब 2 रीजन है, फ्लेमिश और नीचे वैलोन। वैलोन रीजन में फ्रेंच बोलते हैं और फ्लेमिश में डच भाषा बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे, ये तो बात होगी पूरे हमारे बेल्जियम की। अब बात करते हैं ये छोटा सा जो ये दिख रहा है ना ऑरेंज कलर का, ये ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स क्या है? कैपिटल है। जैसे इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, वैसे ही ब्रुसेल्स है कैपिटल बेल्जियम का। ब्रुसेल्स में जो है 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। ब्रुसेल्स की अलग बात हो गई, क्योंकि देखो माइनॉरिटी कौन हो गई। जैसे पूरे बेल्जियम की बात करें तो ज़्यादा बोलने वाले क्या है? डच बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। और अगर कैपिटल सिटी में देखें तो वहाँ पे क्या है कि 80% लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, यानी जो कम बोलते हैं पूरे बेल्जियम में वो कैपिटल में ज़्यादा बोलते हैं। दोनों अपोजिट है, आप समझ सकते हो वहाँ पे आंकड़े देखकर आप। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो माइनॉरिटी हमारी ये फ्रेंच वाली, ये रिच है और पावरफुल है। दिस वॉज रिसेंटेड बाई द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ 1950-60s में। यहाँ पे टेंशन राइज होती है क्योंकि 2 भाषा बोलने वाले लोग हैं, वो भी ज़्यादा अमाउंट में 15% और 40%, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक बात है।
सो देखते हैं और क्या क्या वहाँ पे हुआ। बेसिकली यहाँ पे लोग तो थे अलग अलग भाषा बोलने वाले। तो ऐसा होता है ना कि कोई स्कूल्स में जैसे पढ़ने जा रहा है तो उसे कौन सी भाषा सीखनी है, तो कुछ कुछ स्टेट्स कंपलसरी कर दिया कि ये आप सीख सकते हो, तो ये गलत है। तो उस हिसाब से उन्हें कुछ डिसीजन ऐसा लेना ज़रूरी था जिस कारण से वो मतलब एक दिखे, पूरा बेल्जियम एक दिखे, एक यूनिटी दिखे उसमें। सो इसके बारे में अभी आगे पढ़ें कि बेल्जियम ने ऐसा क्या तरीका अपनाया ताकि वो आज अच्छा है, मतलब सारे लैंग्वेजेस जो भी है वहाँ पे वो सही तरीके से बोले जाते हैं और उसके लिए कोई लड़ाई नहीं होती है कि डच स्पीकिंग वाला यहाँ पे फ्रेंच में आ गया तो वो लड़ रहे हैं उसे मार रहे हैं, ऐसा नहीं होता। सो ये था अभी बस थोड़ा सा इंट्रो दिया गया बेल्जियम का, फिर बाद में आपको समझा जाएगा कि यहाँ पे क्या किया गया ताकि ये जो बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे फ्रेंच और डच के बीच वो सही हो गए। अब हम पढ़ेंगे बेल्जियम के बारे में, थोड़ा इंट्रो ले लिया, अब श्रीलंका के बारे में जान लेते। श्रीलंका तो आपने मैप में देखा ही होगा, एक आइलैंड नेशन है इंडिया के जस्ट तमिलनाडु जहाँ पे है वहाँ पे साउदर्न कोस्ट में जाके आइलैंड नेशन है, और उसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है, हरियाणा के लगभग बराबर में पॉपुलेशन है उसकी, और साउथ एशिया रीजन में ये लाई करता है। और यहाँ पे बोलने वाले की देखो परसेंटेज, तो सिन्हाला स्पीकर है, सिन्हाला भाषा है 74%, तमिल स्पीकर 18%, और ये दो ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं, बेसिकली सिन्हाला ज़्यादा है 74%। और तमिल 2 प्रकार के तमिल बोलने वाले लोग हैं, एक तो मतलब श्रीलंका में जो जन्म लिया और वहीं तमिल बोलते हैं, श्रीलंकन तमिल्स, टोटल 18 थे ना तमिल बोलने वाले, तो 13% श्रीलंकन तमिल्स है, बाकी इंडियन तमिल है जो कि ब्रिटिश के टाइम पे इंडिया से श्रीलंका चले गए थे वहाँ पे काम करने और वहीं पे बस गए, तो वो इंडियन तमिल्स कहलाते हैं। सो ये लोग माइनॉरिटी में है तमिल बोलने वाले, और जो सिन्हाला बोलने वाले हैं वो मेजोरिटी में है। तो वहाँ पे भी क्या ऐसा डिसीजन लिया जाए ताकि वो सही, मतलब कि सबको इक्वल लगे कि हम एक ही हैं, लेकिन वहाँ पे गलत डिसीजन ले लिया गया। सो अभी हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है पूरे इस चैप्टर में। जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। सो ज़्यादातर सिन्हाला स्पीकिंग बुद्धिस्ट हैं, वाइल मोस्ट ऑफ तमिल आर हिंदूज और मुस्लिम्स, और 7% क्रिश्चियंस है। रिलीजन को लेके तो बहुत कम वैसे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन लैंग्वेज को लेके उस टाइम पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। अब इसमें बोला, जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस इन बेल्जियम, द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज इन न्यूमेरिक मेजोरिटी। डच बोलने वाले जो हैं, मतलब बेल्जियम की बात करें तो वो अपना ज़्यादा लोग हैं तो वो अपना मेजोरिटी में एडवांटेज ले सकते कि हम ज़्यादा है भाई, हमें रूल करने दो, ये करने दो, वो करने दो, हमें सारे राइट्स दो, और फ्रेंच को दबा दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ वहाँ पे। सो वैसे ही श्रीलंका की बात करें तो सिन्हाला कम्युनिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि सिन्हाला अपना कुछ ज़्यादा ही रूल करने लगे, आई मीन पावर्स में कुछ ज़्यादा ही, और जो तमिल स्पीकर्स हैं उन्हें कम रूल करने का मौका मिला या फिर सीखने का मौका मिला। सो देखते हैं पहले श्रीलंका में ऐसा क्या हुआ, बाद में क्या डिसीज़न लिया गया। अगर 74% आपके सिन्हाला बोलते हैं और 18% जो बाकी हैं, 7 जो भी बाकी जितने भी परसेंटेज हैं वो अगर आपकी दूसरे लैंग्वेज बोलते हैं, वो माइनॉरिटी में है, तो वहाँ पे क्या ऐसा डिसीजन लिया गया ताकि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ गया। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। सो 1948 में श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था। द लीडर ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी साउट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर government by virtue of their majority. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures of establish Sinhala supremacy. अब मेजोरिटेरियन का निज़म का डेफिनेशन दे रखा है यहाँ पे, ए बिलीफ दैट अ मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स बाई डिसग्रेडिंग द विशेज़ एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। सो इसका डेफिनेशन बेसिकली ये हुआ कि जो भी मतलब बहुमत में है, जो भी ज़्यादा जनसंख्या जिसकी, ज़्यादा बोलने वाले जो हैं, सो उन्हें पावर देना चाहिए रूल करने का, इसका ये मकसद हुआ। तो ऐसा ही उन्होंने अपना लिया मेजोरिटेरियनिज्म, जो कि सही नहीं था। सिन्हाला के लिए तो सही था लेकिन तमिल स्पीकर्स के लिए सही नहीं था। सो जैसे ही आज़ाद हुए तो उन्होंने ये अपनाया कुछ सालों बाद। इन 1956 एन एक्ट वाज पास रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो,
ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया सिन्हाला को, और तमिल की कोई वैल्यू ही नहीं थी, तमिल बोलने वालों की कोई वैल्यू नहीं दिया गया। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस। अब देखो, जो मेजोरिटी में थे सिन्हाला बोलने वाले, उनको बहुत सारे फ़ायदे होने लगे। उन्हें यूनिवर्सिटी में जल्दी एडमिशन मिल जाता, जल्दी वो टीचर बन जाते, या कुछ भी गवर्नमेंट जॉब बहुत ही ईजिली मिल सकता था सिन्हाला जो बोलते थे। लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती थी तमिल स्पीकर्स को। सो ये गलत था, और आज भी ज़्यादातर यही फॉलो होता है। तो ये जो तमिल है वो अगेंस्ट में जाते सरकार के, उन्हें जाना चाहिए अगेंस्ट में, क्योंकि उन्हें भी अपने राइट्स चाहिए ना, अधिकार तो सबको चाहिए। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ alienation among Sri Lankan Tamils. They felt that none of the major policy parties led the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. अब देखो, तमिल भाई को गुस्सा आ गया जो तमिल बोलते थे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, गुस्सा आएगा ज़्यादातर माइनॉरिटी को, तो वो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, और उनके जो भी पॉलिसीज थी उनको मानने से इनकार कर दिया। और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि वहाँ पे सिन्हाला और तमिल के बीच और भी दूरियां बढ़ती गई। दूरियां इन द सेंस, दोनों के बीच मनमुटाव हो गया, दोनों जो लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग थे। द श्रीलंका लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब तमिल वाले चाहते कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, सिन्हाला वालों ने क्योंकि सिन्हाला को बना दिया था, तो इन्होंने अपनी पार्टीज़ बनाई। और फिर इन्हें चाहिए था कि एजुकेशन के लिए इन्हें कुछ सिक्योरिटी मिली, क्योंकि एजुकेशन में भी इन्हें एडमिशन सही से नहीं मिलते थे। कोई भी स्कूल्स में जाओ तमिल बोलने वाले तो बहुत ही अच्छा नहीं व्यवहार किया जाता है आज भी इनके साथ। बट द डिमांड फॉर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाई द तमिल वाज रिपीटेडली डिनाइड। अब वो चाहते थे कि तमिल को कुछ तो, तमिल बोलने वाले को कुछ तो भाई राहत दो, लेकिन कुछ सिन्हाला जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे सिन्हाला बोलने वालों की, तो उसकी तरफ से कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं आया, और उन्होंने मना ही कर दिया हर बार। तो बाई 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म डिमांडिंग। 1980 तक कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुए और उन्होंने डिमांड किया तमिल इलाम। उन्होंने बोला भाई तुम तो कुछ दोगे नहीं हमें, ना पावर्स, ना चीज़ें, ना रिसोर्सेज वगैरह, तो तुम एक काम करो, हमारा एक अलग कंट्री बना दो, तमिल इलाम अलग स्टेट बना दो, हम तमिल वाले उसमें ही रूल कर लेंगे, ठीक है। तो इससे तो और भाई दिक्कत हो गई उन्हें। द डिसट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, इट सून टर्न इनटू सिविल वॉर। सो ये तो ऐसा कैसे बोल दिया ये तमिल वालों ने, वो माइनॉरिटी में फिर लड़ाई होगी सिन्हाला और तमिल्स के बीच में, दोनों एक दूसरे को मारने लगे, पीटने लगे। तो वहाँ पे सिविल वॉर हो गया। सिविल वॉर उसे कहते हैं जो पर्टिकुलर एक ही कंट्री के अंदर ही दो कम्युनिटी या दो रिलीजन, दो कास्ट, दो कुछ भी अगेंस्ट में लड़ रहे हों, उसे सिविल वॉर कहते हैं। और कंट्री के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसे सिविल वॉर कहते हैं। इसका डेफिनेशन भी दिया होगा, यह है सिविल वॉर, अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर। तो ये था इसका डेफिनेशन वैसे याद करना जरूरी है, 1 मार्क्स में ही क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड, मेनी फैमिलीज वेयर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजी, मेनी लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। अबाउट श्रीलंका's एक्सलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन। पहले जो था ना, इंडिया से भी इसकी जीडीपी ज़्यादा रहती थी श्रीलंका के, लेकिन जब ये सिविल वॉर हुआ ना, तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुआ था इसे, और आज भी ये बहुत ही पीछे जा चुका है। और ये सिविल वॉर 2009 में ख़त्म हो गया। फिर भी अभी भी डिमांड उठते रहती है तमिल इलाम की। वहाँ पे अलग अलग मिलिट्री ग्रुप्स बन गए हैं, जो कि सही नहीं है। अगर पहले ही उन्हें राइट्स दे दिया जाता तो श्रीलंका में ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन अभी भी वो चलता ही रहता है, क्योंकि सिन्हाला चाहते हैं कि हम मेजोरिटी में हम ही रूल करें, तमिल चाहते हैं कि भाई हम भी तो रह रहे हैं यहाँ पे, हमें भी तो कुछ राइट्स दो। सो ये था श्रीलंका की पूरी कहानी ख़त्म होती है यहाँ पे। अब देखते हैं बेल्जियम ने क्या करा था। बेल्जियम में हमने पढ़ा था, पूरा बेल्जियम है 59% और 40% बोलने वाले लोग पूरे बेल्जियम में।
आपको याद होगा, एक बार रिकैप कर देता हूँ मैं थोड़े एक बार आंकड़े। पूरा बेल्जियम में 59% फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, ऊपर 59% रीजन ये है, और बोलते कौन सी भाषा है ये, डच भाषा बोलते हैं। और दूसरे 40% लोग जो है नीचे रहते हैं वेलोनिया, ये फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि बेल्जियम ने ऐसा क्या करा कि वहाँ पे बहुत ही अच्छा हो गया। बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ, इन्होंने दूसरा रास्ता चुना। ऐसा नहीं कि हम ये ज़्यादा बोलने वाले हैं, फ्रेंच ज़्यादा बोलने हैं, डच ज़्यादा बोलने वाले हैं तो उन्हें रूल करने का दे दो। इन्होंने दूसरा रास्ता चुना जिसमें था दे रिकॉग्नाइज्ड एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़। उन्होंने समझा कि हर कंट्री में अलग अलग बोलने वाले लोग रहेंगे, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग रहेंगे, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहेंगे। तो ऐसा तो नहीं कि हम एक पार्टी को या एक कम्युनिटी को रूल करने के दे दें। तो इन्होंने क्या करा, बिटवीन 1970 टू 1993 इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करी, कॉन्स्टिट्यूशन को बदला, संशोधन करा, मतलब कुछ कुछ चेंजेस करे उसमें। चेंजेस बताऊं तो टोटल चेंजेस इन्होंने लिखा है। पढ़ते पहले आएगा, द अरेंजमेंट दे वर्क द डिफरेंट एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव। Here are some model element of Belgian model. Constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in central government. सेंट्रल गवर्नमेंट है जो बेल्जियम की सरकार है, उसमें मान लो 100 सीट है तो 50 सीट्स डच बोलने वालों की, 50 सीट्स फ्रेंच बोलने वालों की, ऐसी होगी, समझे, सेंटर में। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। कुछ स्पेशल स्टेटस लॉज मिले थे, मतलब लॉज पास किए गए थे तो जो कि सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप को सपोर्ट करें। दस नो सिंगल कम्युनिटी कुड मेक डिसीजन लेटरली। कोई भी सिंगल कम्युनिटी जो है, मान लिया फ्रेंच है या डच है बोलने वाले, वो अकेले डिसीजन नहीं बना सकते। मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव गिवन टू स्टेट टू रीजन्स, द स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये टोटल हमारा ये है 50-50 सीट्स दे दी, मान लिया 100 सीट है फॉर एग्जांपल मान रहा हूँ, 50-50 सीट्स दे दी। तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो गई, अगर पूरा रूल कर रहे हो तब, ठीक है। अब बात करें, अगर आप ये रीजन रूल करो, ये कंट्री रूल कर रहे हो, ठीक है, सॉरी ये स्टेट रूल कर रहे हो, तो यहाँ पे जो है वो फ्रेंच बोलने वाले ही लोग रूल करेंगे, है ना। यहाँ पे तो फ्रेंच बोलने वाले ही रूल करेंगे क्योंकि यहाँ पे टोटल फ्रेंच ही है। स्टेट गवर्नमेंट्स में ऐसा नहीं था, जो जहाँ के लोग हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ये येलो है, तो येलो में कौन से थे, डच बोलने वाले रूल करेंगे, मतलब स्टेट में डच बोलने वाले जो हैं वो येलो रीजन में रूल करेंगे। स्टेट लेवल पे बोल रहा हूँ, स्टेट लेवल पे, फॉरएवर पूरे लेवल पे तो 50-50% इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ऐसे समझ सकते हो। मेनी पावर्स ऑफ द सेंटर हैव बीन गिवन टू स्टेट of the two regions. The state government are not subordinate to central government. Brussels has a separate government in which both of the communities have equal representation. The French speaking people accepted equal representation in Brussels because Dutch speaking community has accepted equal representation in central government. दोनों ने, मतलब दोनों डच और फ्रेंच बोलने वाले ने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया और बहुत ही ईजिली, सही से, बिना कोई लड़ाई झगड़े के, सिविल वॉर के, इन्होंने सही से, इनकी सरकार चल रही है आज तक। आगे पढ़ते, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे तीसरी टाइप की भी सरकार है, कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज। पर्टिकुलर एक कम्युनिटी पे, जैसे ये है इतना बड़ा, मान लो इतना बड़ा हमारा है, इधर बोलने वाले फ्रेंच है, इधर बोलने वाले डच है, तो फ्रेंच वाले पे फ्रेंच रूल करेंगे और ये वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहलाएगी। ये था कम्युनिटी गवर्नमेंट का मैटर। नेक्स्ट आता है, यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपको लगता होगा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही अच्छा है ये एज कम्पेयर टू श्रीलंका, बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार। दे हेल्प टू अवॉइड civic strife between two major communities and a possible division of the country on linguistic lines, where many countries in Europe came together to form European Union. Brussels was chosen as headquarter. आगे अब यूरोपियन यूनियन जब फॉर्म हुआ था ना, यूरोप का एक यूनियन है संघ, यहाँ पे हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स को चुना गया था।
तो ये तो फॉर एग्जांपल ऐसे ही छोटा सा लाइन दे रखा है। बेसिकली हमें यही जानना है वहाँ पे कि लोगों ने मतलब कैसे रूल किया। दो कंट्रीज का एग्जांपल दिया, श्रीलंका और बेल्जियम। दोनों में अलग अलग तरीका अपनाया और कौन अच्छा था, अच्छा कौन था, बेल्जियम का था। सो ये था हमारा आज का वीडियो, और इससे आगे की वीडियो पार्ट 2 जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। सो बेसिकली हम इसमें यही जाना कि बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, और दोनों में लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो भी मतलब लैंग्वेज बोलने वाले बेसिस पे जो भी डिफरेंसेस थी, सो दोनों ने उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया, जिसमें से एक ने सही तरीके से और आज भी सही उसका गवर्नमेंट चल रहा है, और दूसरा ने ऐसा चूज़ करा कि वो आज भी पछता रहा है। सो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। बस एक पार्ट और वीडियो ख़त्म है, आई मीन चैप्टर ख़त्म है, पावर शेयरिंग। सो वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।